जयपुर की एक पॉश सोसाइटी में सब कुछ सामान्य लग रहा था। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर बाद इसी सोसाइटी के एक फ्लैट के अंदर एक ऐसी खौफनाक वारदात होने वाली है जो पूरे शहर को हिलाकर रख देगी। उस दिन श्वेता अपने फ्लैट में घर के कामों में व्यस्त थी। तभी अचानक घर की डोरबेल बजी। श्वेता ने दरवाजा खोला तो सामने खड़े व्यक्ति को वह अच्छी तरह पहचानती थी। श्वेता ने उसे अंदर बुलाया, उसे बैठाया और उसका हाल चाल पूछने लगी। थोड़ी ही देर में वह उसके लिए चाय बनाकर भी ले आई। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था, लेकिन श्वेता को जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस इंसान को उसने अपना समझकर घर के अंदर बैठाया है, वही इंसान कुछ ही मिनटों बाद उसकी जिंदगी हमेशा के लिए खत्म कर देगा। दरअसल हुआ यह कि जब श्वेता और वह व्यक्ति बैठकर चाय पी रहे थे, तभी उसका बेटा जो दूसरे कमरे यानी बेडरूम में सो रहा था, अचानक रोने लगा। यह सुनकर श्वेता उस बच्चे के पास चली गई और जाते जाते उसने कहा, भाई साहब, बच्चे को लेकर आती हूं। इधर श्वेता के जाते ही वह व्यक्ति भी उठकर खड़ा हो गया। उसने मौका देखकर किचन में रखी अदरक कूटने वाली लोहे की मूसली उठा ली और चुपचाप उसके पीछे पीछे बेडरूम तक पहुंच गया। श्वेता कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसने उसके सिर पर जोरदार हमला कर दिया। श्वेता दर्द से चीखने लगी, मदद के लिए चिल्लाने लगी, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला वहां कोई नहीं था। उस समय घर में श्वेता के अलावा उसका सिर्फ 21 महीने का मासूम बेटा श्रेयम ही था, जो उसी कमरे में लेटा हुआ था और पहले से ही रो रहा था। हमला इतना अचानक था कि श्वेता को खुद को बचाने का जरा भी मौका नहीं मिला और कुछ ही मिनटों में वह हमेशा के लिए शांत हो गई। लेकिन जब पुलिस ने इस केस की जांच शुरू की तो धीरे धीरे जो सच्चाई सामने आई उसने पुलिस अधिकारियों को भी हिलाकर रख दिया। हत्या की वजह इतनी घिनौनी थी और इस अपराध को जिस तरीके से अंजाम दिया गया था वह इतना खौफनाक था कि पूरा पुलिस विभाग हैरान रह गया था। यकीन मानिए, जब आपको भी इस हत्या की असली वजह और इस अपराध को अंजाम देने के तरीके के बारे में पता चलेगा तो आपके रोंगटे तक खड़े हो जाएंगे। दरअसल जिस सोसाइटी में यह घटना हुई थी उसका नाम यूनिक टावर अपार्टमेंट्स था। यह सोसाइटी जयपुर के प्रताप नगर इलाके के अंदर जगतपुरा के पास स्थित है। इसी सोसाइटी के आई ब्लॉक के फ्लैट नंबर 103 में श्वेता तिवारी अपने पति रोहित तिवारी और 21 महीने के बेटे श्रेयम के साथ किराए पर रहती थीं। श्वेता मूल रूप से उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर के सर्वोदय नगर इलाके की रहने वाली थीं। उनके पिता का नाम सुरेश कुमार मिश्रा और माता का नाम माधुरी मिश्रा था। श्वेता का पालन पोषण भी कानपुर में ही हुआ था। उनकी शादी परिवार वालों की मर्जी से रोहित तिवारी से हुई थी, जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में सीनियर मैनेजर के पद पर कार्यरत थे और उस समय उनकी पोस्टिंग जयपुर एयरपोर्ट पर थी। रोहित का पैतृक घर दिल्ली के गांधीनगर इलाके में था, लेकिन नौकरी के चलते वह जयपुर में ही रहते थे। शादी के बाद श्वेता भी अपने पति के साथ जयपुर आकर रहने लगी थी। श्वेता एक गृहिणी थी और अपना अधिकांश समय घर के कामों और अपने छोटे बेटे श्रेयम की देखभाल में बिताती थी। हालांकि घर के कामों में मदद के लिए रोज सुबह शाम पूजा नाम की एक महिला उनके घर सफाई और अन्य घरेलू काम करने के लिए आया करती थी। 7 जनवरी 2020 को भी शाम करीब 7 बजे जब पूजा रोज की तरह काम करने के लिए श्वेता के फ्लैट पर पहुंची तो उसने दरवाजे की डोरबेल बजाई, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद जब उसने दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया तो दरवाजा खुल गया। जैसे ही पूजा अंदर कमरे में पहुंची तो उसके मुंह से चीख निकल गई, क्योंकि कमरे के अंदर पलंग पर श्वेता तिवारी खून से लथपथ मृत अवस्था में पड़ी थी। यह देखकर पूजा घबरा गई और चीखते हुए बाहर भागी। इसके बाद उसने आसपास के लोगों को इस घटना की जानकारी दी। अचानक इस हत्या की खबर से पूरी सोसाइटी में हड़कंप मच गया और देखते ही देखते वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी। हर कोई यह जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिर इस फ्लैट के अंदर हुआ क्या है। इसी बीच किसी व्यक्ति ने इस घटना की सूचना पुलिस को दे दी। सूचना मिलते ही प्रताप नगर थाने की पुलिस टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गई और मामले की जांच शुरू कर दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधिकारियों ने तुरंत फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड को भी मौके पर बुला लिया ताकि घटनास्थल से हर जरूरी सबूत इकट्ठा किए जा सकें। इसके बाद पुलिस ने जयपुर एयरपोर्ट पर तैनात रोहित तिवारी को फोन किया और उन्हें बताया
कि उनके फ्लैट में एक गंभीर घटना हो गई है और उनकी पत्नी श्वेता की हत्या कर दी गई है। यह खबर सुनते ही रोहित के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह तुरंत अपने फ्लैट के लिए निकल पड़े। कुछ देर बाद जब रोहित तिवारी अपने घर पहुंचे और अंदर गए तो बेड पर अपनी पत्नी श्वेता तिवारी का खून से लथपथ शव देखकर वह बुरी तरह घबरा गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब कैसे हो गया। सुबह जब वह ड्यूटी पर गए थे तब सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। श्वेता मुस्कुरा रही थी और अब कुछ ही घंटों बाद वही श्वेता खून से लथपथ बेड पर पड़ी थी। यह मंजर देखकर रोहित पूरी तरह टूट गए थे। वह इतने सदमे में थे कि उनके मुंह से आवाज तक नहीं निकल पा रही थी। फिर भी किसी तरह उन्होंने पुलिस अधिकारियों से कहा कि यह शव उनकी पत्नी श्वेता तिवारी का ही है। लेकिन तभी अचानक उन्हें अपने 21 महीने के मासूम बेटे श्रेयम का ख्याल आया। रोहित ने घबराते हुए पुलिस से पूछा कि मेरा बेटा श्रेयम कहां है, क्योंकि जब वह सुबह ड्यूटी पर घर से निकले थे तब श्रेयम भी घर में ही था, लेकिन अब वह कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। रोहित की यह बात सुनकर पुलिस अधिकारी भी सन्न रह गए, क्योंकि अब तक यह मामला केवल श्वेता तिवारी की हत्या का लग रहा था, लेकिन अब यह साफ हो गया था कि घर से एक मासूम बच्चा भी गायब है। इसलिए पुलिस ने मामले को और गंभीरता से लेते हुए घटनास्थल और श्वेता के शव की बारीकी से जांच शुरू कर दी। घटनास्थल की जांच करने के बाद पुलिस अधिकारियों ने अनुमान लगाया कि श्वेता का हत्यारा कोई जान पहचान वाला व्यक्ति ही रहा होगा। संभव है कि उसके आने पर श्वेता ने दरवाजा खोला हो, उसे कमरे में बैठाकर चाय पिलाई हो। इसी दौरान हत्यारे ने मौका पाकर लोहे की मूसली से श्वेता के सिर पर वार किया होगा, जिससे वह पलंग पर गिर गई होगी। इसके बाद उसने चाकू से श्वेता का गला रेतकर उसकी हत्या कर दी होगी। पुलिस को यह भी शक हुआ कि हत्या के बाद हत्यारा मासूम श्रेयम को अपने साथ ले गया, क्योंकि पूरे फ्लैट की बारीकी से तलाशी लेने के बावजूद श्रेयम के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी थी। घटनास्थल की शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने श्वेता तिवारी के शव को पोस्टमार्टम के लिए जयपुर के महात्मा गांधी अस्पताल भिजवा दिया। पूछताछ में रोहित ने किसी भी दुश्मनी या किसी लड़ाई झगड़े से साफ इनकार कर दिया था। रोहित के अनुसार उनका ऐसा कोई भी दुश्मन नहीं था जो उनके परिवार की जान ले ले, और जहां तक वह श्वेता को जानते थे वहां तक उसकी भी किसी से कोई अनबन नहीं थी। दरअसल रोहित की अच्छी नौकरी थी और श्वेता अक्सर घर में ही रहती थी। पड़ोसियों के अनुसार भी श्वेता की किसी के साथ व्यक्तिगत दुश्मनी होना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि वह स्वभाव से बहुत मिलनसार थी। वह ऐसी इंसान थी जो रोते हुए को भी हंसा दे। अब तक रोहित ने फोन करके इस घटना की जानकारी अपने माता पिता और श्वेता के मायके वालों को भी दे दी थी। जैसे ही श्वेता की हत्या और मासूम श्रेयम के गायब होने की खबर उनके परिवार तक पहुंची, वहां भी मातम छा गया। अपनी बेटी की मौत की खबर सुनकर श्वेता के पिता सुरेश कुमार मिश्रा और उनकी पत्नी माधुरी मिश्रा बुरी तरह घबरा गए। इसके बाद सुरेश कुमार अपनी पत्नी, बेटे शुभम और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ तुरंत जयपुर के लिए रवाना हो गए। इधर पुलिस ने इस मामले की जांच तेज कर दी थी, क्योंकि यहां सिर्फ हत्या ही नहीं हुई थी बल्कि एक मासूम बच्चा भी गायब था। पुलिस की टीमें उस मासूम को सकुशल ढूंढ निकालने की हर संभव कोशिश कर रही थीं। करीब 12 घंटे के भीतर पुलिस ने लगभग 150 लोगों से पूछताछ की और कई संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर उनसे कड़ी पूछताछ की। इसके अलावा पुलिस ने सैकड़ों संदिग्ध मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल्स भी निकलवाईं। लेकिन इन सभी कोशिशों के बावजूद न तो मासूम श्रेयम का कोई सुराग मिल सका और न ही श्वेता के हत्यारे के बारे में कोई ठोस जानकारी सामने आ पाई। जबकि पुलिस की टीमें पूरी रात रोहित तिवारी के फ्लैट और आसपास के इलाके में लगातार तलाश और जांच करती रहीं। यह घटना एक पॉश सोसाइटी के अपार्टमेंट में हुई थी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इतनी बड़ी सोसाइटी में केवल कुछ ही जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे और उनमें से भी कई कैमरे काम नहीं कर रहे थे। इसके बावजूद पुलिस ने उस इलाके के लगभग 2 किलोमीटर के दायरे में लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी। हालांकि कुछ ही समय बाद उनकी मेहनत रंग लाई, क्योंकि एक सीसीटीवी फुटेज में एक संदिग्ध व्यक्ति उस फ्लैट की तरफ जाता दिखाई दिया। लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी उस व्यक्ति की पहचान नहीं की जा सकी। उस व्यक्ति का चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि उसने अपने मुंह पर रुमाल बांध रखा था।
लेकिन उस फुटेज में एक चीज बिल्कुल साफ दिखाई दे रही थी, और वह थे उसके जूते। उस समय शायद किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि यही जूते आगे चलकर इस पूरे केस को सुलझाने में सबसे अहम सुराग बनेंगे। इधर पुलिस अभी सीसीटीवी फुटेज की जांच में जुटी हुई थी कि तभी रोहित के मोबाइल फोन पर एक मैसेज आया। मैसेज में लिखा था कि अगर वह अपने बेटे श्रेयम को जिंदा देखना चाहता है तो उसे 30 लाख रुपए की फिरौती का इंतजाम करना होगा। इस मैसेज से साफ हो गया कि श्रेयम का अपहरण किया गया है और अपहरणकर्ताओं ने बदले में पैसों की मांग की है। लेकिन खास बात यह थी कि यह मैसेज श्वेता के ही मोबाइल नंबर से भेजा गया था। रोहित ने तुरंत इस मैसेज की जानकारी पुलिस को दे दी। इसके बाद उसने उसी नंबर पर कॉल बैक करके किडनैपर से कहा कि वह फिरौती की रकम देने के लिए तैयार है, लेकिन पहले उसे अपने बेटे श्रेयम का चेहरा दिखाया जाए। लेकिन फोन करने वाले व्यक्ति ने श्रेयम का चेहरा दिखाने से साफ मना कर दिया और कुछ ही सेकंड में फोन काट दिया। हालांकि वह नंबर श्वेता का ही था, फिर भी पुलिस ने तुरंत उस नंबर की जानकारी सर्विलांस टीम को भेज दी ताकि उसकी लोकेशन ट्रैक की जा सके। लेकिन तभी 8 जनवरी 2020 को दोपहर करीब 3 बजे पुलिस को एक और चौंकाने वाली जानकारी मिली। दरअसल जब पुलिस आसपास के इलाके में बारीकी से छानबीन कर रही थी, तभी रोहित के फ्लैट के पीछे गाड़ियों के बीच में एक छोटे बच्चे का शव पड़ा हुआ मिला। यह सूचना मिलते ही बाकी पुलिस अधिकारी भी तुरंत मौके पर पहुंच गए। वहां एक मासूम बच्चे का शव कपड़े में लिपटा हुआ पड़ा था। शव की हालत देखकर साफ समझ में आ रहा था कि उस बच्चे की भी बेरहमी से हत्या की गई थी। जांच करने पर पता चला कि वह शव 21 महीने के मासूम श्रेयम का ही था। इसके बाद जब रोहित पुलिस के साथ मौके पर पहुंचा और अपने बेटे की लाश को देखा तो वह यह दृश्य सहन नहीं कर पाया और वहीं जमीन पर गिर पड़ा, क्योंकि श्रेयम उसका इकलौता बेटा था और बड़ी मिन्नतों के बाद शादी के करीब 9 साल बाद पैदा हुआ था। और अब कुछ ही पलों में किसी ने उसकी पत्नी और बेटे दोनों को बड़ी बेरहमी से मार दिया था। इस दोहरे हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के लिए जयपुर पुलिस ने श्वेता के पति रोहित तिवारी पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया और उससे भी सख्ती से पूछताछ की जाने लगी। दरअसल आजकल जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही थीं, उसे देखते हुए इस केस में भी कुछ भी हो सकता था। ऊपर से एक मासूम बच्चे के साथ हुई इतनी क्रूर वारदात ने पुलिस को और ज्यादा गंभीर बना दिया था। एक बात और थी जो पुलिस अधिकारियों ने नोटिस की थी। रोहित भले ही जांच में पूरी तरह मदद कर रहा था, लेकिन वह बीच बीच में जानबूझकर पुलिस को यह विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा था कि घटना के समय वह वहां मौजूद नहीं था, बल्कि अपनी ड्यूटी पर था। इसी वजह से पुलिस रोहित को जयपुर एयरपोर्ट भी लेकर गई, जहां उसकी ड्यूटी थी। वहां पुलिस ने घटना वाले दिन यानी 7 जनवरी की सीसीटीवी फुटेज खंगाली। जांच में पता चला कि उस दिन रोहित तिवारी सुबह करीब 9 बजे एयरपोर्ट पहुंचा था और अपनी पत्नी की हत्या की सूचना मिलने के बाद ही वह एयरपोर्ट से अपने घर के लिए निकला था। सीसीटीवी फुटेज से यह भी पता चला कि घटना के समय रोहित एक मीटिंग में मौजूद था और उसके मोबाइल की लोकेशन भी पूरे दिन एयरपोर्ट पर ही दिखाई दे रही थी। यानी अब तक जो भी सबूत सामने आए थे वे रोहित तिवारी के पक्ष में जा रहे थे। इसी वजह से पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर सकती थी। लेकिन इसके बावजूद पुलिस को पूरा शक था कि इस दोहरे हत्याकांड में कहीं ना कहीं रोहित का हाथ जरूर है। दरअसल जब श्वेता के माता पिता जयपुर पहुंचे और पुलिस ने उनसे पूछताछ की तो उन्होंने साफ कहा था कि उनकी बेटी की हत्या उनके दामाद रोहित ने ही की है। उन्होंने बताया कि 5 जनवरी को किसी बात को लेकर रोहित और श्वेता के बीच गंभीर झगड़ा हुआ था। उस दौरान रोहित ने श्वेता के साथ मारपीट भी की थी। इसके बाद रोहित ने गुस्से में अपने ससुर सुरेश कुमार मिश्रा को फोन किया और कहा था, पापा जी, हम बहुत परेशान हो चुके हैं। आपको जितना पैसा चाहिए हमसे ले लीजिए, लेकिन श्वेता को यहां से ले जाइए, नहीं तो मैं इसे जान से मार दूंगा। सुरेश कुमार ने बताया कि उन्होंने रोहित को समझाने की कोशिश की, लेकिन रोहित ने फोन काट दिया था। इसके बाद उन्होंने अपनी बेटी श्वेता को भी फोन करके समझाया था। हालांकि उस समय उन्हें यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि रोहित सचमुच ऐसा भयानक कदम उठा सकता है। अगर उन्हें इसका जरा भी आभास होता तो शायद वे उसी समय अपनी बेटी को अपने साथ ले जाते। यहां पर हमारे लिए एक बहुत बड़ी सीख भी है। आज का जमाना
इस मुकाम पर पहुंच गया है कि हमें छोटी से छोटी बात को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि हर बात को गंभीरता से लेने की जरूरत है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर लिखिए। यदि उस दिन श्वेता के पिता उसे अपने साथ ले गए होते तो क्या श्वेता बच सकती थी? फिलहाल अभी भी पुलिस के पास रोहित के खिलाफ कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं था जिसके आधार पर उसे गिरफ्तार किया जा सके। उधर जब पुलिस ने रोहित के साथ सख्ती दिखानी शुरू की तो उसने पुलिस पर ही दबाव बनाने की कोशिश की। दरअसल 9 जनवरी को रोहित ने अपने वकील दीपक चौहान के जरिए जयपुर की निचली अदालत में एक पत्र देकर पुलिस पर प्रताड़ित करने का आरोप लगा दिया। इसके बाद अदालत ने थाना प्रभारी को आदेश दिया कि वे 10 जनवरी को इस केस से जुड़े सभी सबूतों के साथ अदालत में पेश हों। रोहित की इस कार्रवाई से पुलिस भी बुरी तरह बौखला गई थी, इसलिए उसने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और अगले कुछ ही घंटों में केस की गुत्थी सुलझाने में पूरी ताकत लगा दी। पुलिस ने उस मोबाइल फोन की जांच शुरू की जिससे रोहित के फोन पर श्रेयम के अपहरण का मैसेज भेजा गया था। जांच में पता चला कि श्वेता अपने मोबाइल में पैटर्न लॉक लगाकर रखती थी जिसे कोई दूसरा आसानी से नहीं खोल सकता था। इससे पुलिस ने अंदाजा लगाया कि हत्यारे ने श्वेता का सिम कार्ड निकालकर किसी दूसरे मोबाइल फोन में डाल दिया होगा और उसी से रोहित को मैसेज भेजा गया था। तकनीकी जांच में यह भी पता चला कि जब रोहित को वह मैसेज भेजा गया था उस समय उस मोबाइल फोन की लोकेशन जयपुर के सांगानेर इलाके में पाई गई थी। इसके बाद पुलिस उस मोबाइल फोन के IMEI नंबर के सहारे उस दुकानदार तक पहुंची जहां से वह फोन खरीदा गया था, लेकिन वहां से मोबाइल खरीदने वाले व्यक्ति के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं मिल सकी। फिर पुलिस ने उसी IMEI नंबर को ट्रेस करते हुए जांच आगे बढ़ाई और आखिरकार उस व्यक्ति के घर तक पहुंच गई जहां से यह मैसेज भेजा गया था। जब पुलिस वहां पहुंची तो घर के बाहर पड़े जूते देखकर पुलिस को एक अहम सुराग मिला। ये वही जूते थे जो घटना वाले दिन CCTV फुटेज में दिखाई देने वाले संदिग्ध व्यक्ति ने पहने हुए थे। इससे पुलिस को पूरा यकीन हो गया कि वे सही जगह पर पहुंच चुके हैं। इसके बाद पुलिस ने उस घर से सौरभ चौधरी नाम के एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। सौरभ चौधरी को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ शुरू की गई। जब पुलिस ने सौरभ चौधरी से पूछताछ की और बाद में उसका रोहित तिवारी से आमना सामना कराया तो रोहित ने सौरभ पर ही अपनी पत्नी और बेटे की हत्या का आरोप लगा दिया। वह पुलिस के सामने सौरभ को इस जघन्य अपराध का जिम्मेदार बताते हुए उसे कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग करने लगा। लेकिन जब सौरभ ने देखा कि पूरा इल्जाम उसी पर डाला जा रहा है तो वह भी ज्यादा देर तक चुप नहीं रह सका और उसने एक ऐसा खुलासा किया जिसे सुनकर पुलिस अधिकारियों के भी होश उड़ गए। दरअसल पत्नी और बेटे की मौत पर गहरे दुख में डूबे होने का नाटक करने वाला रोहित तिवारी ही इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड था। उसी ने अपनी पत्नी श्वेता और बेटे श्रेयम की हत्या की पूरी कहानी पहले से रच रखी थी और इस खौफनाक योजना को अंजाम देने के लिए सौरभ चौधरी को अपने साथ शामिल किया था। पूछताछ में रोहित ने बताया कि उसकी शादी तो श्वेता से हो गई थी, लेकिन उन दोनों के बीच कभी संबंध अच्छे नहीं रहे, बल्कि शादी के बाद से ही उनके बीच विवाद बढ़ता ही चला गया था। दरअसल श्वेता को पता चल गया था कि रोहित का किसी दूसरी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है जो पढ़ाई के दौरान रोहित के ही कॉलेज में पढ़ती थी। इस बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे। रोहित ने बताया कि यह बात सच थी कि उसका उस लड़की के साथ अफेयर था और वह उसके बिना नहीं रह सकता था। जब तक यह बात श्वेता को मालूम नहीं थी तब तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही श्वेता को इस बारे में पता चला वह आए दिन इसी बात को लेकर झगड़ा करने लगी। इसके बाद से ही रोहित हर हाल में श्वेता से छुटकारा पाना चाहता था। कई बार उसके मन में उसे तलाक देने का विचार भी आया, लेकिन पारिवारिक दबाव के चलते वह ऐसा नहीं कर पा रहा था। हालांकि उसका यह बयान भी अपने आप में गलत लगता है, क्योंकि जब वह शादी से पहले ही किसी और के साथ रिश्ते में था तो उसे श्वेता से शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। इतना ही नहीं, जब आपको यह पता चलेगा कि इसने अपने ही मासूम बच्चे को क्यों मरवा डाला तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और इसकी मानसिकता के बारे में सोचकर घिन आने लगेगी। इसके बाद रोहित ने पुलिस को बताया कि जब उसकी पोस्टिंग उदयपुर में हुई थी तभी उसकी मुलाकात हरि नाम के एक व्यक्ति से हुई थी।
हरी रोहित का बहुत करीबी दोस्त बन गया था। रोहित उसे अपना दोस्त ही नहीं बल्कि अपना गाइड और फिलोसोफर भी मानता था और अपनी हर छोटी बड़ी बात उसी से शेयर करता था। इसी वजह से रोहित ने हरी को यह भी बता दिया था कि वह अपनी पत्नी श्वेता से छुटकारा पाना चाहता है। इसके बाद हरी ने रोहित का परिचय अपने साले सौरभ चौधरी से करवाया और रोहित से कहा कि अगर वह अपनी इस योजना को अंजाम देना चाहता है तो इसमें सौरभ ही उसकी मदद कर सकता है। उस समय रोहित की पोस्टिंग जयपुर में थी और सौरभ भी वहीं पास में सांगानेर में रहता था, इसलिए दोनों अक्सर एक दूसरे से मिलने लगे और धीरे धीरे उनके बीच बातचीत और दोस्ती बढ़ती चली गई। इन्हीं मुलाकातों के दौरान दोनों के बीच एक खौफनाक समझौता हुआ, जिसे सुनकर पुलिस अधिकारी भी हैरान रह गए थे। दोनों ने तय किया था कि वे एक दूसरे की पत्नियों की हत्या करेंगे, यानी पहले सौरभ रोहित की पत्नी श्वेता की हत्या करेगा और जब श्वेता की हत्या के बाद मामला थोड़ा ठंडा पड़ जाएगा तो बदले में रोहित सौरभ की प्रेग्नेंट पत्नी की हत्या कर देगा। चूंकि रोहित और सौरभ दोनों के परिवारों का एक दूसरे के घर आना जाना था, इसलिए उनके बीच काफी करीबी संबंध भी बन चुके थे। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह थी कि उन दोनों की पत्नियों को अपने पतियों के इस खौफनाक प्लान के बारे में जरा सी भी भनक नहीं थी। रोहित ने यह प्लानिंग 2-4 दिन में तैयार नहीं की थी, बल्कि वह इसकी योजना कई सालों से बना रहा था। इसी वजह से उसने धीरे धीरे अपनी और सौरभ की फैमिली के बीच घरेलू संबंध भी बनवा दिए थे और एक दूसरे के घर आना जाना शुरू कर दिया था, ताकि जब वह आगे चलकर इस हत्या को अंजाम दे तो किसी को उन पर शक न हो। सौरभ को इस पूरी योजना के तहत श्वेता और श्रेयम दोनों की हत्या करनी थी। इसके बाद उसे श्रेयम के शव को इस तरह गायब करना था कि वह कभी भी पुलिस के हाथ न लगे। योजना के अनुसार हत्या के बाद सौरभ को श्वेता के मोबाइल फोन से फिरौती का मैसेज भेजना था, ताकि पुलिस इस मामले को किडनैपिंग के एंगल में उलझाकर जांच को दूसरी दिशा में ले जाए। उधर घटना के दिन रोहित चाहता था कि उसकी लोकेशन हर हाल में ऑफिस में ही दिखाई दे। इसके लिए उसने पहले से पूरी तैयारी कर रखी थी। उसने जानबूझकर उस दिन ऑफिस में कई मीटिंग्स रखवाई थीं, ताकि उसके पास हर तरह के सबूत और गवाह मौजूद रहें। यही वजह थी कि जब पुलिस उससे पूछताछ कर रही थी तो वह बार बार खुद ही पुलिस से कह रहा था कि वे उसकी मोबाइल लोकेशन चेक कर लें, क्योंकि उसे अपनी योजना पर पूरा भरोसा था। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि आखिर सौरभ ने श्रेयम के शव को पूरी तरह से गायब क्यों नहीं किया। दरअसल अक्सर ऐसा होता है कि अपराधी जिस तरह की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर योजना बनाते हैं और जब उसे अंजाम देते हैं तो हालात उनकी योजना से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। ठीक ऐसा ही सौरभ के साथ भी हुआ। जब सौरभ श्रेयम के शव को कहीं दफनाने के लिए बाहर निकला तो उसे डर लगने लगा कि कहीं किसी की नजर उस पर न पड़ जाए। इसी घबराहट में उसने श्रेयम के शव को अपार्टमेंट के पीछे खड़ी गाड़ियों के पास फेंक दिया। उसने सोचा था कि रात के अंधेरे में वह दोबारा आएगा और शव को कहीं दूर ले जाकर दफना देगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सका, क्योंकि उससे पहले ही पुलिस पूरे इलाके में पहुंचकर चारों तरफ तलाशी अभियान शुरू कर चुकी थी। लेकिन इस केस का सबसे बड़ा सवाल यह था कि पत्नी की हत्या की वजह तो किसी हद तक समझ में आ रही थी, लेकिन आखिर ऐसी कौन सी वजह हो सकती थी जिसकी वजह से एक बाप ने अपने ही 21 महीने के मासूम बच्चे की भी हत्या करवा दी। जब पुलिस ने रोहित से यह सवाल पूछा तो उसने बताया कि वह अपनी पुरानी जिंदगी को पूरी तरह खत्म करके नई जिंदगी शुरू करना चाहता था। उसका मानना था कि अगर उसका बच्चा जिंदा रहता तो वह कभी भी नई शुरुआत नहीं कर पाता। उसे लगता था कि कोई भी लड़की एक बच्चे के पिता से शादी नहीं करना चाहेगी और उसके साथ घर नहीं बसाएगी। हालांकि इस पूरे मामले में जयपुर पुलिस की जितनी भी तारीफ की जाए वह कम है, क्योंकि पुलिस ने इस केस को सुलझाने में एड़ी छोटी का जोर लगा दिया था। यहां तक कि पुलिस अधिकारी 3 दिनों तक अपने घर नहीं गए और लगातार मेहनत करते हुए उन्होंने इस दोहरे हत्याकांड की गुत्थी को सिर्फ 50 घंटों के भीतर सुलझा लिया और कम से कम सौरभ की पत्नी की जान जरूर बचा ली। लेकिन दुख की बात यह है कि सारा सच सामने आने के बावजूद भी आज लगभग 6 साल बीत जाने के बाद भी यह मामला अभी तक कोर्ट में चल रहा है। अब तक न तो अपराधियों को कोई कड़ी सजा मिली है और न ही श्वेता और श्रेयम को न्याय मिल पाया है। श्वेता के बूढ़े मां बाप आज भी इंसाफ की उम्मीद में कोर्ट के चक्कर काटते काटते थक चुके हैं।
उनकी जिंदगी अब बस एक ही उम्मीद पर टिकी है कि किसी दिन उनकी बेटी और नाती को न्याय जरूर मिलेगा। अगर आज श्रेयम जिंदा होता तो वह करीब 8 साल का हो चुका होता। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि उसे एक ऐसा पिता मिला जिसने अपने स्वार्थ के लिए अपने ही मासूम बेटे की जिंदगी छीन ली। ऐसे अपराधों से बचने के लिए क्या किया जा सकता है, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? जो भी सुझाव या विचार आपके मन में हो, उन्हें कमेंट में जरूर शेयर करें। आपकी राय किसी और के लिए भी जागरूकता और सीख बन सकती है। और साथ में अपना और अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रखिए। जय हिंद।